प्रणाम मालिक, प्रणाम। खुश रहो। बहुत भाग्यशाली हो तुम कि देवी माँ की कृपा से तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। अब देरी किस बात की? बुलाओ अपनी सुपुत्री को और ओढ़ना की रस्म को पूरा करो। दीदी, दीदी, उठो। क्या हुआ दीदी? तुम फिर से रो रही थी ना? क्यों रोती रहती हो तुम दीदी? अब तो ये आंसू ही मेरी किस्मत बन चुके हैं पगली। न चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ेगा जो इस बिरादरी की प्रथा है। मैं जानती हूँ दीदी, मैं समझती हूँ। मुझे तो सोच के कैसे अजीब सा लगता है। मैंने इस बिरादरी में जन्म ही क्यों लिया जहाँ बड़ी बेटी को धंधे वाली बनना ही पड़ता है। बड़ी बेटी होना क्या अभिशाप है? मेरी प्यारी दीदी, तुम ना इतना सोचो मत। ये जो ऊपर वाला है ना, जन्म देने से पहले हम सब की किस्मत लिख देता है। हमें तो बस उसी की तय की गई नियति पर चलना पड़ता है। नहीं बनना चाहती धंधे वाली। इस कुप्रथा को नहीं मानना चाहती मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती हूँ आंचल। अपना परिवार बनाना चाहती हूँ। मैं इस घिनौनी रीत को तोड़ देना चाहती हूँ। यार हरे राम। ये लीजिए मंत्री जी, आपने कुआरी नदी पर जो हमें रेलवे पुल बनाने का ठेका दिया था उसका नजराना। गदवा, पैसे का लेन देन तो चलता रहेगा। कुछ ऐसा नजराना पेश करो जो हमको हमेशा याद रहेगा। समझ गया मंत्री जी, समझ गया। लेकिन क्या है मंत्री जी, यहाँ के आसपास के गांव में जितनी लड़कियां हैं ना, सब धंधे वालियां हैं। कहाँ आप इतने बड़े मंत्री और कहाँ ये सब? लेकिन मैंने सुना है ददवा, ओढ़ना की रात नथ उतारने का काम तो आप ही करते हो ना? प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। हाँ, अगला ओढ़ना किसका है? मोहनलाल की बेटी पद्मा का। मंत्री जी, इस बार ओढ़ना आप उतारेंगे, वादा रहा। लेकिन मंत्री जी, ये ओढ़ना की रस्म प्रशासन और सरकार को नहीं मालूम पड़नी चाहिए। ददवा, आप चिंता मत करो, हम हैं ना। अरे काजल,
अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। किताब पढ़ी जा रही है। क्या हुआ काजल, तुमने आंगनवाड़ी आना बंद क्यों कर दिया? क्या होगा आंगनवाड़ी आकर भास्कर जी? अब तो वैसे भी बहुत जल्दी मेरा ओढ़ना होने वाला है। काजल, ऐसे दिल छोटा मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। कोई रास्ता नहीं निकलेगा भास्कर जी। अब तो मुझे इस प्रथा के हिसाब से धंधे वाली बनना ही है, और मैंने इसका विद्रोह किया तो वो ददुआ का गुस्सा कहर बनकर मेरे परिवार पर टूटेगा। काजल, लेकिन अभी वक्त है तुम्हारे ओढ़ने के रस्म में। अगर तुम विश्वास रखोगी और कोशिश करोगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं निकलेगा। अरे छोड़ देना इसे। कैसे छोड़ दूं इसे? इसने अभी तक 3 ग्राहकों का नजराना ददुआ तक नहीं पहुंचाया है, और तुम लोग को पता है कि ददुआ को हर ग्राहक का नजराना पहुंचाना जरूरी है। ये लो ददुआ का नजराना, जाके दे देना ददुआ को। चल, सब ठीक हो जाएगा। यही है मेरी किस्मत। संदीप, तू कब आया? बस मैं अभी आया। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। तूने आने की खबर क्यों नहीं दी? माँ, अगर मैं तुझे आने की खबर देता तो ऐसे थोड़ा रिएक्ट करती। घबरा गई थी ना? तो और जब मुझे देखा तो कितनी खुश हुई। अरे संदीप, तुम? खुश रहो। लेकिन तुम अमेरिका से अचानक यहाँ? मेरा मतलब है कि अगर बता देते तो हम गाड़ी भिजवा देते। वो मैं आप दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। एक्चुअली अमेरिका से तो मैं 1 महीना पहले ही आ गया था। मुंबई में था। मुझे एक न्यूज चैनल में जॉब मिल गई है। अच्छा, तो अब तुम मुंबई में रहोगे? कुछ दिन आप लोगों के साथ बिताऊंगा, फिर उसके बाद मुंबई चला जाऊंगा। अच्छा, ये सब रहने दे, तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। सुनो, तुम्हें पता था ना ये आने वाला है? नहीं, मुझे सच बोलो। कुछ नहीं पता था, आपकी कसम। एक बात ध्यान रखना, मेरे धंधों के बारे में या इस गांव की प्रथा के बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। इन सब चीजों से दूर रखने के लिए हमने इसे विदेश भेजा था। अब कोशिश करो जितनी जल्दी हो सके ये वापस मुंबई चला जाए, समझी? सुन रही पद्मा, अब से इन लोगों के रहन सहन का तरीका सीख ले, क्योंकि 2 दिन के बाद तेरा ओढ़ना हो जाएगा। फिर तुझे इन्हीं लोगों के साथ यहाँ आना है। राम राम हरिया भैया। राम राम। खड़ी हैं, चल लो।
भाई दाम कौन देगा? ये क्या हो रहा है? बात तो एक की हुई थी। बात का टाइम गया, अब काम की बात करते हैं। अरे ये क्या हुआ? चंदा उठ। अरे देखो देखो चंदा को क्या हो गया? क्या हालत की है करम जलो ने इसकी। सब ये सब बातें छोड़ो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। चलो चलो उठाओ। जल्दी ले चलो उसे। एक्चुअली कल जिस लड़की को चोट लगा था, शी इज ऑलराइट। आई मीन वो ठीक है ना? इलाज चल रहा है उसका। एक्सक्यूज मी, अब बहुत खूबसूरत है। बाय द वे, आई एम संदीप। अब मेरा नाम संदीप है। तो मैं क्या करूं? ऐसे किसी अकेली अनजान लड़की का पीछा करना, बिना उसकी इजाजत उसके फोटो लेना, ये किसी शरीफ इंसान की निशानी नहीं है। आपको नाम जान सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तुम जैसे आवारा लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो तो उस दिन तुमने चंदा की मदद कर दी थी ना, इसी वजह से मैं चुप हूँ। अच्छा सुनो तो, मैं तो यही सोच सोच के बहुत खुश हुए जा रही हूँ कि हमारी गरीबी अब बस 10 दिन की है। 10 दिन के बाद हमारे काजल का ओढ़ना हो जाएगा, फिर वो भी कमाना शुरू कर देगी, फिर हमारे घर में आमदनी का एक जरिया बन जाएगा। बहुत इंतजार किया है इस दिन का मैंने। वैसे भी इस ददुआ से उधार लेते लेते हम लोग थक गए थे, और हमारा घर, हमारे खेत, सभी कुछ तो इसी के पास गिरवी पड़े हैं। लेकिन शकुंतला, हम कितने भाग्यशाली हैं कि देवी माँ की कृपा से हमारे घर में लड़की हुई है। वो तो है। बाबूजी, भाग्यशाली तो आप लोग हैं, मैं तो बदकिस्मत हूँ। अरे ये क्या बोल रही हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। ये ना कहूँ तो और क्या कहूँ माँ? सिर्फ बड़ी बेटी होने की वजह से मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसके बारे में सोचकर भी मुझे घिन आती है। अपने अरमान, अपने सपने, सबका गला घोट दूं और धंधे वाले बन जाऊं। देखो बेटी, ये हमारी बिरादरी की रीत है, और हर घर की बड़ी बेटी को इसे निभाना ही पड़ता है। ये कैसी रीत है बाबूजी? ये रीत नहीं है, ये कुरीति है। बाबूजी, सिर्फ पैसों की बात है ना, तो मैं शहर चली जाऊंगी, मैं जॉब कर लूंगी, मैं घर घर जाके काम कर लूंगी। सिर्फ पैसों के लिए धंधे वाली बनना जरूरी है क्या? काजल, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि देवी माँ ने तुझे इस काम के लिए चुना है। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? कुछ नहीं समझना है हमें। ये हमारे पुरखों की रीत है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। और अगर तुमने नहीं माना ना, तो जानती हो हमारे साथ क्या हो सकता है? हाँ बेटा, अगर हमने ये रीत नहीं मानी तो देवी माँ का प्रकोप हमारी पूरी बिरादरी पे बरस पड़ेगा। इस बिरादरी में कोई सुखी नहीं रह पाएगा बेटा, और इसीलिए ये रीत बहुत जरूरी है, और घर की बड़ी बेटी को ही ये रीत निभानी पड़ती है बेटा। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। एक लड़की अपने माँ बाप से मिन्नतें कर रही थी, मांग रही थी तो आजादी कुछ करने की, पर ऐसा क्यों है कि उससे ये आजादी छीनी जा रही थी? उस लड़की के अरमानों का, उसके सपनों का कोई मोल नहीं होता। ऐसे समाज में कोई लड़की से ये नहीं पूछता कि जिंदगी को लेकर उसके क्या सपने हैं, बल्कि बचपन से ही उसे इस कुरीति के लिए तैयार किया जाता है।
ऐसे में दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या लड़की होना एक अभिशाप है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में ऐसा ही कुछ विचार काजल के मन में भी उमड़ने लगा था। काजल इस कुरीति का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले ही उसे जबरदस्ती इस भंवर में ढकेलने पर तत्पर थे। तो क्या काजल भी इस कुरीति का शिकार होने वाली थी? आइए देखते हैं क्या होता है काजल और उसके परिवार के साथ। आ गया आपका नजराना मंत्री जी। हमने आपसे वादा किया था कि इस बार ओढ़ना आप उतारेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। बहुत प्यारी लग रही हैं। आओ चले, चलो चलो चलो। आंचल आएगी। आंचल नहीं आएगी। कौन हो तुम? किसने की तुम्हारी हालत? कुछ नहीं भाई जी, मैं ठीक हूँ। डरो मत, बताओ किसने की तुम्हारी ये हालत? जाने दीजिए भैया जी। अरे हम लड़कियों की तो किस्मत में यही है। ये चल क्या रहा है इस गांव में? एक्सक्यूज मी, सुनिए तो। क्या है? आप मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं? मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ क्लिक्स किए हैं, मैं चाहता था कि वो मैं आपको दिखाऊं। मुझे आपके फोटोज देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बस हमसे दूर रहा कीजिए, वरना हम आगे से शोर मचा देंगे कि ये लड़का मुझे परेशान करता है। आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ, मैं जो महसूस कर रहा हूँ, आप यकीन करें या ना करें, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। आप मुझे अच्छी लगती हैं। शायद मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। I mean, देखिए, आप जो भी है या आपके दिल में जो भी है, मैं वो सब कुछ नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो आप सोच रहे हो ना, वैसा कुछ हो नहीं सकता। वैसे आप मेरे बारे में जानते क्या है? बिना जाने आपको प्यार हो गया? आप पागल हो क्या? एटलीस्ट सुनिए तो। I just... देखिए संदीप जी, हो सकता है कि आप एक अच्छे इंसान होंगे, लेकिन आप इस गांव में नए आए हो। हम लोग एक गरीब परिवार से हैं और आपको मेरे बारे में या मेरे परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें परेशान करना बंद कर दें। मुझे आपके परिवार से मतलब नहीं है, आपसे है।
अच्छा छोड़िए इन बातों को, हम चलते हैं। हाँ, हमें देर हो रही है। तो मैं हाँ समझू या ना? आप समझो अपने हिसाब से। और हाँ, मेरा नाम आंचल है। तो हाँ समझू ना? पल्लू को ऐसे सीधे रखना। हाँ, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बिटिया। आंचल, आई अम्मा। प्रणाम मालिक, प्रणाम। खुश रहो। मालिक, आज आपके पैरों की धूल हमारे इस घर में पड़ी तो हमारा घर धन्य हो गया। आइए आइए विराजिए मालिक, विराजिए। आइए। आइए। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है देवीलाल। बहुत भाग्यशाली हो तुम कि देवी माँ की कृपा से तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। भगवान करे बिरादरी के हर परिवार में एक बेटी पैदा हो। तो आज इस पवित्र और खुशी के मौके पर मैं भी ये घोषणा करता हूं कि आज से देवीलाल के सारे कर्ज और लगान माफ होते हैं। धन्य है मालिक, आप धन्य हैं। हमारा ये परिवार आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा मालिक। देवीलाल, अब देरी किस बात की? बुलाओ अपनी सुपुत्री को और ओढ़ना की रस्म को पूरा करो। जी मालिक। हाँ। आंचल, जा बेटा अपनी बहन काजल को लेके आ। हाँ? न चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ेगा जो इस बिरादरी की प्रथा है। नहीं बनना चाहती धंधे वाली। दीदी, दीदी कहाँ चली गई होगी? काजल, थैंक यू फॉर कमिंग। काजल, तुम ठीक तो हो ना? भास्कर जी, मैं भाग गई। मुझे यहाँ से दूर लेके चलो।
तुम फिक्र मत करो काजल, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर भाग जाएंगे कि भागते भागते जमीन कम पड़ जाए, और ददुआ और उनके गुंडे हमें कभी न ढूंढ पाएंगे। काजल ने आखिरकार इस कुप्रथा से भागने का निश्चय कर ही लिया। अब वो आजाद हो चुकी थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन काजल की आजादी उसके परिवार वालों के लिए क्या सबब लेकर आने वाली थी? पूरा गांव ददुआ के रहमो करम पर जी रहा था, और शायद यही वजह थी कि ददुआ ने सभी को इस कुप्रथा का शिकार बना दिया था। सारा गांव इस प्रथा को सालों से निभाए जा रहा था। ऐसे में ओढ़ना की रस्म के बीच से लड़की का यूं गायब हो जाना उसके परिवार वालों के लिए क्या विपदा लेकर आने वाला था? क्या ददुआ इस परिवार को अब चैन से जीने देगा? देवीलाल, अपमान किया है तुमने हमारी कुल देवी का, हमारी पुरखों की बनाई हुई रीति का। तुम्हारी बेटी की इतनी हिम्मत, हमारे पुरखों की बनाई हुई रीत को तोड़कर भाग गई। पाप किया है तुमने। हमें माफ कर दीजिए मालिक, इस गलती में हमारा कोई हाथ नहीं है, और इस रस्म को तोड़ने का तो हम सोच भी नहीं सकते मालिक। माफी गलती की मिलती है देवीलाल, पाप की नहीं। तुमने और तुम्हारे परिवार ने पाप किया है। माफी नहीं मिल सकती अब तुम्हें। आज से तुम पर 4 गुना ज्यादा लगान लगाया जाता है, और ब्याज की दर 5 गुना बढ़ाई जाती है। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए। आप हम गरीबों के माई बाप हैं, हम मर जाएंगे मालिक। हम इतने लगान का बोझ कैसे उठाएंगे मालिक? बोझ तो तुमने डाला है देवीलाल, पूरी बिरादरी पर। अब तुम्हारे इस पाप की सजा पूरी बिरादरी को भुगतनी पड़ेगी। कुछ नहीं हो सकता, या तो लगान की रकम चुकाओ या ओढ़ना की रस्म को पूरा करो। मालिक, अब ये रस्म मैं कैसे पूरी करूं? तुम्हारी बड़ी बेटी तो भाग गई देवीलाल, अब भलाई इसी में है कि अपनी छोटी बेटी को ओढ़ने के लिए तैयार करो। बस अब यही एक रास्ता है। यही मेरा हुक्म है और यही उपाय भी। मालिक, जाओ ढूंढो उस काजल को, किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। ददुआ के खिलाफ जाने की सजा उसे जरूर मिलेगी। और हाँ, किसी को कानो कान खबर न हो, समझे? जी मालिक। बिल्कुल नहीं, मैं कोई ओढ़ना नहीं करने वाली। मैं ऐसा क्यों करूं? मैं तो इस घर की छोटी बेटी हूं ना। अब दीदी भाग गई इस नरक से तो आप दोनों मुझे धकेल दोगे इस नरक की ओर। अचल बेटा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और अम्मा, मेरा क्या? मैं बर्बाद नहीं होंगी सब कुछ करने से। मेरे ख्वाब, मेरे अरमानों का क्या अम्मा? देखो बेटा आंचल, जब घर की बड़ी बेटी मर जाती है ना, तो छोटी बेटी को ये रस्म निभानी पड़ती है।
और काजल इस घर के लिए, हमारी सारी बिरादरी के लिए मर चुकी है। देखा नहीं कैसे हमारे मुंह पे तमाचा मारकर चली गई। अब तुम ही हो बेटी, तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो। पर बाबूजी। बेटा आंचल, बेटा आंचल, हम जानते हैं बेटा, तुम अभी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर हम कर ही क्या सकते हैं बेटा। देखो, हमारी हालत तो तुमसे छिपी नहीं है। अब हम तुम्हें और कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम्हें हम पे तरस आए तो सोच लेना, तुम्हारी एक हाँ हमारी जिंदगी बचा सकती है बेटा। वरना आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जाता। हम भाग आए। चलो। भास्कर जी। हाँ। हम इतनी दूर गांव से भागकर तो आ गए, पर कहीं ददवा के गुंडों ने हमें ढूंढ लिया तो हमें जान से मार देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी प्यारी काजल, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम इतनी दूर आ गए ना, ददुआ या उनके गुंडे हमें ढूंढ भी नहीं सकते। भरोसा है मुझ पर? तो चलो, आओ। भास्कर जी। हाँ हरे राम, बोलो। प्रणाम मालिक, काम हो गया। लाश को ठिकाने लगाओ और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी मालिक। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते संदीप? हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। हम कभी एक नहीं हो सकते। ये क्या कह रही हो? कुछ दिन पहले तक सब कुछ अच्छा था। मैं तुम्हें कह चुका हूं ना, मुझे जात पात अमीरी गरीबी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये अचानक क्या बोल रही हो? तुम जानते क्या हो मेरे बारे में या मेरी बिरादरी के बारे में? तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन हमारे बिरादरी के परंपरा के अनुसार घर की हर बड़ी बेटी को एक धंधे वाली बनना पड़ता है। और इसी कुप्रथा से बचने के लिए ना मेरी दीदी ये गांव छोड़कर भाग गई। और अब मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए एक धंधे वाली बनना पड़ेगा। What? ये क्या बकवास है? और तुम्हारी बिरादरी में चल क्या रहा है? आंचल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। और तुम लोग इस कुप्रथा के खिलाफ पुलिस में क्यों नहीं जाते हो और गांव के जमींदार को क्यों नहीं बताते हो? तुम नहीं जानते संदीप, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये इस गांव के जमींदार ददुआ की वजह से हो रहा है। सबके सबने डरते हैं उससे। और ये पुलिस तो कुछ नहीं करने वाली। उसके इशारों पर इसी तरह नाचते रहते हैं सबके सब। क्या बकवास है ये? यही सच्चाई है। वो एक इंसान नहीं है, वो एक हैवान है। वो मेरा बाप है। क्या? हाँ, मैं ददुआ का बेटा हूँ, बेटा। फिर तो तुम्हें मुझे भूल जाना पड़ेगा, किसी भी कीमत पर। और अब तो तुमने मुझे भी वजह दे दी तुम्हें भूलने की। अगर जो तुम कह रही हो ना ये सब सच है तो तुम्हें भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं ये भूल जाऊंगा ददवा मेरा बाप है। पापा, पापा, क्या हुआ? क्या हुआ है? तेरे पापा बाहर गए हुए हैं। क्यों इतना चिल्ला रहा है? वहाँ मुझे पापा से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। तू जानती है इस गांव में क्या चल रहा है, अंदाजा है? लगता है तुझे भी उनकी काली करतूतों के बारे में पता चल गया। मतलब तू पापा के बारे में सब जानती है और ये सब जानते हुए भी उनके साथ रह रही है? हाँ, उनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसे वो बेदर्दी से कुचल देते हैं। उनकी नजरों में रिश्ते नातों का कोई मोल नहीं। क्या संदीप और आंचल इस कुप्रथा, इस कुरीति के खिलाफ बगावत करने में कामयाब हो पाएंगे? संदीप अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां उसे सच्चाई के लिए अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना था और लड़ना था उस कुप्रथा से जिसने इस समाज की कई लड़कियों का शोषण किया था। संदीप और आंचल के इस साहसिक कदम का क्या असर होता है और क्या होगा जब ददुआ अपने ही बेटे को अपने खिलाफ खड़ा होता देखेगा? खामोश। तुम भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। इससे पहले कि तुम और कुछ बोलो, सावित्री कह दो इसे अपना सामान बांधे और वापस मुंबई चला जाए। ठहरिए पापा, आज फैसला होकर रहेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे पापा, जिनको मैं इतना अच्छा इंसान मानता हूं, वो हवस में डूबा एक हैवान होगा। लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाएगा। काश मैं यहाँ नहीं आया होता, पर अच्छा हुआ मैं यहाँ आया। मुझे आपका घिनौना चेहरा तो दिखाई दिया। लगाम दो, लगाम दो अपनी जबान को। कहां से आई तुम में ये हिम्मत? प्यार, जिस शब्द का मतलब भी नहीं पता है आपको। प्यार करता हूं मैं आंचल से और उसका कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा मैं। तुम पर प्यार का भूत चढ़ा है। अरे औकात क्या है उस लड़की की? वो एक धंधे वाली है और उसे धंधे वाली बना के ही रहूंगा मैं। निकल जाओ यहां से। सुन लो, और जो बीच में आया वो गया। ददुआ हूं मैं, ददुआ। मानो तो भगवान और ना मानो तो सबसे बड़ा हैवान। वाह ददुआ जी वाह, आज तो आपने सारी हदें पार कर दी। आंचल को तो मैं आपसे और आपकी क्रूरतियों से बचाकर ही रहूंगा। चलो माँ। माँ कहीं नहीं जाएगी। माँ जाएगी। मैं चलूंगी तेरे साथ संदीप। सावित्री, आवाज नीचे। 25 साल से चुप थी, पर अब मैं खामोश नहीं रहने वाली। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गंदी करतूतों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता? सारी गांव की लड़कियों का ओढ़ना उतारने का ठेका ले रखा है ना तुमने। तुम्हें क्या पता मैं कैसे घुट-घुट के जी रही थी। अब नहीं, अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बेटा संदीप मेरे साथ है।
चल संदीप, मुझे इस हैवान की शक्ल भी नहीं देखनी है अब। मालकिन, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं, अगर आप इस घर में रही तो ददुआ मेरा और मेरे इस परिवार का क्या हाल करेगा। वैसे भी मालकिन, जब से मेरी बड़ी बेटी भागी है ना, हम सब लोग उसके निशाने पर आ गए हैं। और अगर अब कुछ नहीं होगा चाचा जी, जब तक मैं और माँ यहाँ पे है ना, पापा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो उसका नुकसान हमें भी होगा। वैसे भी हमने फैसला कर लिया है कि हम ये इस ओढ़ना की रस्म और उनके फैलाए आतंक के खिलाफ हम पुलिस में जाएंगे। तो ये है पूरी कहानी इंस्पेक्टर। इतने सालों से लड़कियां ये अत्याचार सहती रही, मगर किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की कि वो यहाँ आकर रिपोर्ट लिखवाए। अगर किसी ने ये रिपोर्ट आके यहाँ लिखा दिया होता तो आज ये कुरीति, कुप्रथा या अत्याचार, ये सारी चीज खत्म हो जाती। खैर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब मैं ये मुद्दे को एमएलए एमपी तक लेके जाऊंगा और जरूरत पड़े ना तो प्रधानमंत्री तक भी जाऊंगा। बस यूं समझ लीजिए, ये प्रथा खत्म। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं। थैंक यू इंस्पेक्टर। चलो। ददुआ प्रणाम। अब किसी पर अत्याचार नहीं होगा। के खिलाफ जाने का अंजाम देख लिया। ददुआ हूं मैं, ददुआ। मानो तो भगवान और ना मानो तो इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है और ददुआ के साथ भी वही हुआ। लेकिन ओढ़ना जैसी कुरीति से निजात पाने के लिए गांव की औरतों ने जो रास्ता चुना वो गलत था। उन्हें कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। वे पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात कर ददुआ को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी, जहां उसको उसके गुनाहों की सजा मिलती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ददुआ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, किसी भी कुप्रथा या कुरीति के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए और औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस जरूरत है नारी शक्ति को जगाने की, क्योंकि जब नारी शक्ति जागती है तभी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला जैसे उदाहरण खड़े होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसी कोई कुरीति या कुप्रथा पनप रही है तो आप उसे बर्दाश्त ना करें, उसके खिलाफ आवाज उठाएं, बल्कि उसके खिलाफ औरतों को लड़ने के लिए प्रेरित भी करें, उनका साथ भी दें। याद रखिए, किसी भी अन्याय को करने से बड़ा पाप होता है उसे चुपचाप सहना। इसलिए ना अन्याय होने दे और ना उसे सहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।